नमस्कार, सबका स्वागत है। सभी लोग अपना कैमरा जरूर ऑन कर लें क्योंकि उसकी आज बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उसको ऑन रखिएगा। जो पहले कोर्स कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं, वो चाहे ना भी ऑन करें, लेकिन जो नया कोर्स कर रहे हैं उनको तो ऑन करना ही होगा। बाकी ना भी करें तो चलेगा। कई ऐसे हैं जो पहले कर चुके हैं तो उनके बिना भी चल जाएगा, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन होनी है जिसके लिए बाकी सबका कैमरा हमको चाहिए। कुछ बातें जो हमको चक्रों के बारे में समझनी है। आपको पता होना चाहिए हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इनको पंच महाभूत कहते हैं। 5 तत्व, 5 ग्रेट एलिमेंट्स: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हम इन 5 से मिलकर बनते हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और चक्र हमारे 7 होते हैं। जो नीचे के 5 तत्व होते हैं वो इन्हीं जो नीचे के 5 चक्र होते हैं वो इन्हीं 5 तत्वों के साथ एक एक जुड़े हुए होते हैं। हर चक्र के साथ एक तत्व जुड़ा हुआ होता है। और जो ऊपर के होते हैं 2 चक्र, 6वां चक्र मन से जुड़ा हुआ होता है, हमारे मनस से जुड़ा हुआ होता है। और 7वां चक्र गुरु चक्र कहलाता है, वो गुरु से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो मूलाधार है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो मैं बाकी का भी इकट्ठे आज ही बता देता हूँ। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। इससे ऊपर जो स्वादिष्टान चक्र है, जो हमारे जेनिटल्स में होता है, जो हमारे गुप्तांग के अंदर होता है, स्वादिष्टान जो है वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है। उससे ऊपर जो मणिपुर चक्र होता है, जो हमारी नाभि में होता है, वो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। उससे ऊपर जो हमारा हृदय चक्र होता है वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ होता है। वायु, एयर। उससे ऊपर गले में जो विशुद्ध चक्र होता है वो आकाश या ईथर, जिसको हमारे यहाँ आकाश कहते हैं, विदेश में उसको ईथर कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है। आज्ञा चक्र जो है हमारे मन, मानस से जुड़ा हुआ होता है। और जो सहस्त्रार चक्र है वो हमारे गुरु से जुड़ा हुआ होता है। तो ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। ये जो 5 तत्व हैं, इनका बैलेंस इंश्योर करता है कि हमारा तन, मन और आत्मा सही चलेंगे या नहीं चलेंगे। हमारे बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन सारे तत्वों का ठीक से होना जरूरी है, जो बहुत ही आसान है। इन तत्वों को सही रखना बहुत आसान है। हम अपनी लापरवाही से इसको बर्बाद कर देते हैं। जैसा हमने बात की, मूलाधार के साथ पृथ्वी तत्व है। जब से हम लोग शहर में आए हैं, इन पक्के मकानों में रहना शुरू किया है, तो हमारा पृथ्वी तत्व से संपर्क नील के करीब हो गया है। क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट पृथ्वी नहीं होता। हमारा सारे दिन कांटेक्ट इन्हीं से है। और जब पृथ्वी से कांटेक्ट होता है तो वो जूते पहन के या चप्पल पहन के होता है। तो हमारा ये बेसिक तत्व जो है, ये ही
बर्बाद हो गया है। और क्योंकि ज्यादातर का बर्बाद हो गया तो हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम क्या मिस कर रहे हैं। जब एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं तब हमको पता लगता है। एक्सट्रीम केस दो आपको बता सकता हूं। कुछ साल पहले, 12-14 साल पहले, उन्होंने पाया कि न्यूयॉर्क के बच्चों में एक अजीब बीमारी हो रही है। एक तो उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं, और दूसरे इनके स्वभाव में बहुत अजीब तरह के चेंजेस आ रहे हैं। बेहद चिड़चिड़े या इररेस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं वहां के बच्चे। तो पहले तो उसको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम समझा गया, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने बारीकी से उसको जानना शुरू किया। क्योंकि वो एक शहर तक ही सीमित था, तो उनको लगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। क्या पाया गया कि इन बच्चों का जमीन से कांटेक्ट बिल्कुल ही बंद हो गया था। क्योंकि आप में से जो वहां गए हैं, 100 मंजिला तो इमारतें हैं वहां पे। तो एक इमारत जो है अपने आप में पूरा एक शहर है। जैसे यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ में 2-3 सेक्टर को मिला के एक पिन कोड मिलता है, 2-3 सेक्टर का एक पिन कोड होता है। अमेरिका में जिप कोड कहते हैं। आप जान के हैरान होंगे, एक एक बिल्डिंग का अपना अलग जिप कोड है। क्योंकि अगर आपकी 100 मंजिल की बिल्डिंग है तो आपकी जिंदगी सारी उसी में है। आपका घर भी वहीं पर है, आपका ऑफिस भी वहीं पर है, आपका मॉल भी वहीं पर है, आपका स्कूल भी वहीं है, आपका कॉलेज, और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी भी कहीं वहीं हो। तो उनका जमीन से कांटेक्ट वर्चुअली निल हो रहा था। तो इनको ये बीमारियां होनी शुरू हुई, और उसको इनफॉर्मली जो नाम दिया गया, आप हैरान होंगे, फॉर्मल नाम नहीं है, फॉर्मल नाम तो बहुत लंबा है। इनफॉर्मली इसको नाम दिया गया कंक्रीटाइटिस, जो कंक्रीट से हो जाता है। कंक्रीटाइटिस उनको हो गया था। तो जब ये बच्चों में पाया गया तो उन्होंने फिर क्या किया कि वहां पे हर स्कूल में और वर्चुअली हर फ्लोर पे एक बड़ा सारा वो बनवा के, उन्होंने एक तरह का गमला बनवा के उसमें मिट्टी भर दी। स्विमिंग पूल, उसके क्या नाम, बाथ टब के साइज की जगह पे मिट्टी भर दी, और बच्चों को मजबूर किया गया कि उसमें खेलें। हर बच्चे को ये कहा गया कि आपको जूता उतारना है, इस मिट्टी में कूदना। और ये बात हिंदुस्तान में तो आप रोज ही देखते हैं कि जो गांव में पले बच्चे हैं वो शहर के बच्चों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इसका टच से हटने का जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ये उन लोगों के साथ है जो स्पेस में जाते हैं या आपके स्पेस स्टेशन पे जाते हैं। आपको पता है इसमें इनको 100 दिन की या कई बार 180 दिन तक की ड्यूटी लगती है। स्पेस में जाते हैं ये लोग। पब्लिसिटी खराब हो जाएगी इसलिए बताया नहीं जाता। जब ये वहां से 100 दिन के बाद लौट के आते हैं, ना ये चल सकते हैं, ना ये सो सकते हैं, और जैसे जेट लैग होता है ना, इनको वैसा हुआ हुआ होता है। इनको कम से कम 6 महीने लग जाते हैं नॉर्मल पे आने में। उनकी जो फोटो छपती है तो बड़े हीरो बन के दिखाया जाता है, लेकिन उनसे ना ठीक से वो जो अपने डेली एक्टिविटीज होती हैं, बाउल मूवमेंट तक उनसे हो नहीं पाता है। तो ये हमारी जो पृथ्वी है एक तरह की बैटरी है, ये हमको चार्ज करती है। हमारा इसके साथ इस एलिमेंट को पूरा करना बहुत आसान है, पर वो हमको रेगुलर तौर पे करना पड़ता है। जैसे आप अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं, कई बार दिन में 2 बार चार्ज करते हैं, तो आपको अपने आप को इस जमीन के जरिए चार्ज करना पड़ेगा। 2 काम शुरू कर लीजिए। अगर आपने मूलाधार वाली जो मैंने आपको बीमारियां लिख के भेजी हैं या परेशानियां जो लिख के भेजी हैं, अगर उनमें से कोई भी है तो एक तो आपको 15 मिनट के लिए जहां पर भी कच्ची मिट्टी हो उसमें नंगे पांव चलना ही चलना है। लॉन में जहां पे घास लगा हुआ है, या घास हो या ना हो उससे मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन आपको मिट्टी में चलना ही चलना है। इसको मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान करा बैठेंगे।
पैर गंदे होने से मत डरिए, जिंदगी बर्बाद होने से डरिए। पैर धुल जाते हैं, जिंदगी धोई नहीं जाती। आजकल हमने क्या किया है कि मिट्टी को गंदगी समझना शुरू कर दिया है। नहीं मेरे भाई, मिट्टी गंदगी नहीं होती, मिट्टी जीवन होती है। हर पेड़, हर चीज मिट्टी में ही उगती है। तो आपको इससे ही चार्ज होना है। अगर आपने पृथ्वी तत्व को बराबर रखना है तो 15 मिनट आपको वॉक करना होगा। मौसम अलग अलग होते हैं, सर्दियों में आप सुबह नहीं कर सकते हैं, गर्मियों में शाम को नहीं कर सकते हैं। तो समय कब करना है वो आप देखिए कि उस वक्त हम करेंगे तो ये आपको जरूर करना है। और इसके अलावा थोड़ी सी किचन गार्डनिंग शुरू कर दीजिए। अपने घर में चाहे एक गमला लगा लीजिए, उसमें फल फूल जो आप लगा सकें उस पे काम जरूर करिए। और पैरों में उस वक्त भगवान की कृपा से आप लोगों को तो घर भगवान ने दे रखे हैं, तो उसमें अगर इतनी जगह है कि आप क्यारी में काम कर सकते हैं तो नंगे पांव और बिना दस्ताने पहने कुछ उगा लीजिए। अगर किसी को स्ट्रेस रहती है, डिप्रेशन रहती है, उसके लिए ये 10 गुना ज्यादा है। आप में से कुछ लोग मेरे साथ 40-40, 50-50 साल से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा जब भी आप मेरे पास शिकायत लेके आए हैं कि हमारा मन आजकल बहुत खराब चल रहा है, तो मैंने आपको एक ही बात कही है, आपको गार्डनिंग करनी। ये कैसे साइकोलॉजी कैसे काम करती है इसके चक्कर में मत पड़िए, लेकिन ये काम करता है। जब भी आप अपने आप को उदास पाएं, किसी चीज को ग्रो कीजिए। जैसे आपने देखा होगा जब मन खराब होता है उस वक्त अगर आप बच्चों के साथ खेल लेते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन आपकी होती है, तो आपका मन ठीक हो जाता है। उसी तरह से पौधों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। और मैं फूलों की खेती की बजाय फलों की खेती पे बहुत जोर देता हूं, क्योंकि आपके हाथ का खुद का उगाया हुआ वो एक टमाटर या एक गाजर, वो अगर आपके अंदर जा रही है तो वो आपको एक और खुशी देगी। तो ये अपने अर्थ एलिमेंट के साथ आपको जुड़ने के लिए ये 2 काम किसी तरह से जीवन में जोड़ें। इसके बिना हमारा नुकसान हो जाएगा। दुनियादारी के तौर पे ही अगर ये जो आपको वायरसेस से और चीजों से अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, बाय द वे 31 तारीख से हम लोग ये इम्यूनिटी बिल्डिंग कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। एक ये उसका मेन अंग है कि आपको उसके साथ जुड़ना ही है। आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर होती है, रोज खांसी जुकाम बीमारी पकड़ लेती है, तो उसके लिए आपका मिट्टी के साथ कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो कैसे काम करती है अगर मैं आपको चाहें तो 1 सेकंड में बता सकता हूं। आपको पता है कि हमारे वैक्सीनेशन होती है सब लोगों के। आपको पुराने टाइम पे तो आपके मेरी तरह यहाँ पे वो मोटे मोटे लगे हुए होंगे, चेचक के जो लगाए गए होंगे, 3 बड़े टीके लगे होंगे, दाग है ना। पुराने तो सबके वो दाग होते थे। एक सुई होती थी जिसके आगे 5 सुइयां होती थी, एक जगह 2 जगह 3 जगह वो गाड़ देते थे। हमारी जनरेशन में तो सबको थी, लेकिन आजकल सिंपल सुइयां हो गई हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वैक्सीनेशन कैसे होती है। ये कोई नई चीज नहीं है। हिंदुस्तान में ये पिछले 1300 साल से होती आ रही, वेस्ट को नहीं थी, हमारे यहाँ 1300 साल से वैक्सीनेशन होती आ रही है। सुश्रुत के टाइम से इसके पूरे रिकॉर्ड है। लेकिन वेस्ट में ये हुआ शुरू सन 1798 में, 1798। इंग्लैंड में एक डॉक्टर थे, नाम था एडवर्ड जेनर। चेचक फैली हुई थी, जगह जगह जाते थे। उस वक्त के जो उनको टोटके आते थे वो उनको बताते थे कि ये कर लो, वो कर लो, ये दवा खा लो, वो खा लो। वो कुछ फार्म्स पे गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये दवा आप खा लिया कीजिए चेचक से बचने के लिए, स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए। तो वहां जो औरतें काम कर रही थी उन्होंने कहा कि आपके पहले भी और कई डॉक्टर आए हैं, हमने सबको भगा दिया है, हमको चेचक नहीं हो सकती। वो कहते हैं कमाल है, आप कोई भगवान की तरफ से आए हैं, आपको क्यों नहीं हो सकती। कहता है हम गायों के साथ रहते हैं, हमको चेचक नहीं हो सकती।
बाकी के कितने ही डॉक्टर उनको अनपढ़ गंवार औरतें समझ के छोड़ के चले गए थे, एडवर्ड जेनर ने पहली बार उनकी बात सुनी। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कोई तत्व है जिसकी वजह से इनको नहीं होता है, क्योंकि वाकई उनको चेचक नहीं हो रही। तो पाया यह गया कि गायों के साथ जो रहते हैं उनको एक बीमारी हो जाती है, उसको काउ पॉक्स कहते हैं, जिसको आपके यहाँ छोटी माता भी कहते हैं। हिंदुस्तान में छोटी माता कहलाती है। चेचक को बड़ी माता कहते हैं, ये छोटी माता होती है। काउ पॉक्स हो जाती है। जिसको काउ पॉक्स हो जाती है उसको फिर चेचक नहीं होती। तो उनकी एक बात समझ में आई कि जिस बच्चे को, खेत में काम करने वाले जिस बच्चे को काउ पॉक्स होती है, उसके अंदर कोई ऐसी ताकत है जो उसको ये नहीं होने देती। तो उन्होंने क्या किया कि एक इंजेक्शन लेके जिस बच्चे को काउ पॉक्स हुई थी उसके जो मवाद भरी हुई थी, उस छाले हो जाते हैं ना उसके, काउ पॉक्स में आपको तरह तरह के, बिल्कुल चेचक की तरह के वो छाले पड़ जाते हैं, छोटे पड़ते हैं, लेकिन उसकी मवाद उन्होंने इंजेक्शन में भरी। और उसके बाद उन्होंने ऐसा काम किया जो कि अगर आज आपके करें तो डॉक्टर को शायद फांसी हो जाए। उनके साथ एक कंपाउंडर था जो सिर्फ 8 साल का था। उस टाइम पे ये चाइल्ड लेबर वाला चक्कर नहीं था। एडवर्ड जेनर का जो कंपाउंडर, जो उनका हेल्पर था, वो सिर्फ 8 साल का बच्चा था। उन्होंने वो मवाद उस बच्चे को लगा दी और बच्चा, 8 साल का बच्चा भयंकर बीमार पड़ गया, भयंकर, मरने की नौबत आ गई, लेकिन 3 दिन बाद ठीक हो गया। अब उस वक्त डॉक्टरों का रुतबा बहुत बड़ा होता था, तो उस टाइम किसी ने उनको ये नहीं हुआ कि चलो उसको जेल पहुंचा देते हैं कि हमारे बच्चे को मारने लगा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जिसको चेचक हुई थी उसकी मवाद लेके उसका इंजेक्शन भी इस बच्चे को ठेक दिया। सोचिए कि कितना बड़ा उन्होंने उल्टा काम किया है ये। लेकिन बच्चे को चेचक नहीं हुई और तब से आपका ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। जब एडवर्ड जेनर ने ये शुरू कर दिया, उसके बाद से पहली बार ब्रिटिश रॉयल फैमिली को इंजेक्शन लगाए गए। रॉयल फैमिली ये सब काम करने से पहले लोगों को मरवा के देख लेती ना कि मरे तो और मरे, हम क्यों लगवाएं। बुरी तरह से चेचक फैल गई थी वहां पे। आपके जिस जो बड़ा फेमस आपका, आप जाते होंगे, लंदन का टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे क्वीन रहती हैं, वहां फैल गई थी चेचक। तब से फिर ये लगना शुरू हुआ है और आज तो पूरी दुनिया में लगता है। कहने का मतलब ये है कि जमीन से दोबारा कांटेक्ट आपको बनाना है। आइए, आज से हमको क्या करना है कि बढ़ना है मूलाधार की मेडिटेशन की तरफ। अब तक आपने जो की थी वो 3 सिर्फ हमारे उसके प्रिलिमिनरी चीजें हैं जो आप करते आ रहे हैं। आज से हमको इसकी मेडिटेशन में उतरना है, जो हमारे को इस चक्र को बैलेंस करने में मदद करती है। मेडिटेशन का क्या है कि मूलाधार, मैंने आपको बताया, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। इसको ही मॉडिफाई करना सबसे मुश्किल होता है। बाकी चक्र आसानी से मान जाते हैं, इससे टक्कर लेना जरा मुश्किल होता है। और वो आपने देखा ही होगा कि अगर आप पानी पे गिरे तो चोट थोड़ी कम लगती है, लेकिन अगर मिट्टी पे गिरते हैं तो कैसा मजा आता है वो आप देख लीजिएगा। अगर आप थोड़ी ऊंचाई से मिट्टी पे गिरते हैं तो चोट ज्यादा लगती है, पानी पे गिर के उतनी चोट नहीं लगती। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ऑफर करता है। इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, उसको गुरु कहते हैं। आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो आप उस मूलाधार से ऊपर नहीं उठ सकते। कैसे जरूरत पड़ती है? कुछ इनिशिएशन करनी होती है गुरु को, जिनको शक्तिपात कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इनिशिएशन कह के टाल देते हैं। हमारे यहाँ वर्ड है शक्तिपात। इस शक्तिपात क्या बला है, बहुत आसानी से समझिएगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तब तो आपने मैग्नेट जरूर यूज किया होगा, और अगर फिजिक्स नहीं भी पढ़ी है तो बचपन में मैग्नेट से खेले जरूर होंगे। और कुछ नहीं तो मैग्नेट हाथ में लेके पिनों को पकड़ के ऐसे उठा लेने में बड़ा मजा आता है। तो कमाल की बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो जितनी देर कोई लोहा उसके टच में होता है,
तो वो लोहा भी उतनी देर के लिए मैग्नेट का ही काम करता है। ये गौर किया आपने? ये कभी करके देखिएगा, एक मैग्नेट लीजिएगा, उसके नीचे कोई और लोहा लटका लीजिएगा, तो फिर वो जो लोहा है वो भी बाकी कीलों को उठा लेगा, उन पिनों को वो लोहा भी उठा देगा। और जैसे ही आपने उसको अलग किया तो उस लोहे में वो पावर खत्म हो जाती है। अब तो ये अपना एक्सपेरिमेंट अगर आप खुद तो नहीं करना पसंद करेंगे, अपने बेटे या पोते के बहाने ले आइएगा कि चलो तुमको खेल दिखाते हैं, तो ये आप करके देखिएगा। अच्छा मैग्नेट ले लीजिए, उससे बड़े आराम से आप ऑल पिन वगैरह उठा सकते हैं, लेकिन लोहे से नहीं उठा सकते। पर अगर आप उस लोहे को अपने मैग्नेट से एकदम चिपक जाएगा वो, जब वो चिपक गया तो उस लोहे की मदद से भी आप कीलों को उठा सकते हैं। मजा आपको भी आएगा, लेकिन आप बच्चों के बहाने ज्यादा कर सकते हैं। हम सबके अंदर एक बच्चा होता है। एक बूढ़े सज्जन अपना टॉय शॉप पे गए तो कहता ये टॉय दिखाइए, कोई थोड़ा सा एक्टिव सा टॉय दिखाइए। तो उन्होंने कुछ बंदूक उनको दी। कहता सर ये आप ले जाइए, आपके पोते को बहुत पसंद आएगा। कहता अच्छा पोते को भी पसंद आएगा तो दो दे दो। वो खुद भी तो खेलना चाहते थे ना। तो हमारे अंदर एक बच्चा तो रहता है। अब आप सोचिए कि अगर आपने एक लोहे को मैग्नेट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, पता है आपको? आप दुनिया के किसी भी लोहे को मैग्नेट बना सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, पहले एक प्रॉपर मैग्नेट लेना है, फिर आपने एक दूसरा लोहा ले लिया। इस लोहे को अपने मैग्नेट पे एक ही डायरेक्शन में रगड़ते रहिए। अगर आप यूं रगड़ेंगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा। इनफैक्ट जो आपका मैग्नेट है उसकी भी पावर खत्म हो जाएगी। आप इसको दूसरे लोहे को लेके लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट रगड़ दीजिए और पता लगा कि आपका लोहा भी मैग्नेट बन गया। हम यहाँ पर जो शक्तिपात होता है, ऐसी ही एक चीज है। गुरु अपने आप धक्के खा खा के ये रगड़ाई करा के मैग्नेट बन चुका है और आपको उसकी मदद से अब मैग्नेट बनना है। नहीं तो क्या होगा कि जब तक आप सामने बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन ठीक हो गई, गुरु गायब तो आपकी सारी मेडिटेशन की सारी शक्ति गायब। तो हम शक्तिपात करने की बात कर रहे हैं, एक लाइटनिंग की बात कर रहे हैं। उसमें ये दो तरह से होती है। एक तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। जो ट्रेंड आदमी है वो आपको आई कांटेक्ट करता है, उसके आई कांटेक्ट से ही काम चल जाता है। सिखों की जो होली बुक है उसमें लिखा हुआ है नानक नदर निहार, कि नानक की अपने गुरु से आंख मिल गई और उनका काम बन गया। तो आज हम लोग ये इनिशिएशन करने जा रहे हैं जो एक एक करके की जाती है। इसमें क्या होता है कि मूलाधार की मेडिटेशन में आपको एक एक करके, पहले तो आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठना है और आई कांटेक्ट बनाना है। एक एक करके होगा। आई कांटेक्ट हो जाएगा, कितनी देर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी को इस तरह घुमा लेना है कि अब आपकी राइट साइड मेरे सामने आ जाएगी, यानी साइडवेज आप बैठ जाएंगे। वो मैं एक एक करके बताता रहूंगा। फिर आपको ऐसे घूम जाना है पूरी बॉडी को कि आपकी पीठ मेरी तरफ हो जाएगी। फिर ऐसे घूमना है कि आपकी लेफ्ट साइड मेरे सामने हो जाएगी और फिर आप नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब पहले आप बात सुन लीजिए। एक मॉल में अनाउंसमेंट हुई माइक पे, कहता है अगर संता जी इस मॉल में शॉपिंग कर रहे हो तो जल्दी घर पहुंच जाएं, उनके घर में आग लग गई है और उनकी बीवी झुलस के मर गई है, झुलस के बुरी हालत में पड़ी है। तो ये भागे बहुत तेजी से। अब ये भागे तो बाकी लोग भी हेल्प करने को भाग पड़े कि चलिए इनकी हेल्प करके आते हैं। 2 किलोमीटर भागने के बाद खड़े हुए, कहते यार एक बात समझ नहीं आई, मैं भाग क्यों रहा हूं? पहली बात तो मेरी शादी नहीं हुई, दूसरी बात मैं शहर का नहीं हूं, और तीसरे मेरा नाम संता नहीं है, तो मैं भाग क्यों रहा हूं? तो
वही करे जिसका नाम मैं कह रहा हूँ। हाँ चेतन जी, अब आप जरा चश्मा उतार दें, मेरे साथ आई कांटेक्ट रखें, बस इतना सा काम होता है। अब आप समझिए, इसकी विधि बताते हैं, करेंगे उसको थोड़ी देर बाद। एक बात ध्यान दीजिए, आपके घर में फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे एक पानी का टैंक बना हुआ होगा। उसमें आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक पानी की फ्लोट होती है, एक बॉल लगी हुई होती है। जब पानी नीचे को आता है तो बॉल नीचे को हो जाती है, और जब पानी ऊपर को चढ़ता है तो वो बॉल ऊपर को उठ जाती है। उसके साथ एक रॉड लगी होती है ताकि जब वो ऊपर पहुंच जाए तो पानी आना बंद हो जाए। उसका पर्पज ये होता है, उस फ्लोट का पर्पज होता है पानी को रोकना। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है तो फिर पानी और नहीं आता टैंक में, आपको बंद करने की जरूरत नहीं होती, वो पानी का फ्लो रोक लेता है। उसी तरह से आपने क्या करना है कि जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, जो थोड़ी देर बाद हम करेंगे, आप पहले अपना ध्यान अपने पेरिनियम पे यानी मूलाधार पे रखेंगे। और जब आप सांस भरना शुरू करें तो ऐसे विजुलाइज करें कि मेरे अंदर ये सांस ऊपर की तरफ भरती जा रही है, मेरी सांस ऊपर को होती जा, मेरे अंदर कुछ भरता जा रहा है। जब आपके अंदर कुछ भरेगा तो एक ऐसी फील आएगी ना कि एक ऊपर जो उसके एक फ्लोट है या बॉल है वो ऊपर को जा रही है। कोई भी चीज जब उसमें भर रही है, आपके अपनी बॉडी को आप एक टैंक समझें, तो उसमें जब हवा भर रही है तो उसके साथ जैसे पानी भर रहा हो, ऐसे वो एक बॉल ऊपर को जाएगी। उसको सर तक आने दें और विजुलाइज करें कि ये बॉल जैसे ही यहाँ सर पे पहुंचती है, आपके सर के ऊपर पूरी दुनिया की विजडम का या ताकत का एक भंडार है। आपके ऊपर पूरे ज्ञान का भंडार है, एनर्जी का भंडार है, जिसके नीचे आप बैठे हैं और आपको उससे बस कांटेक्ट बनाना है। तो ये बॉल आपकी जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ये पिक्चर क्लियर बनी आपके? आप जब सांस ऊपर को भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो एक बॉल ऊपर गई, जैसे ही वो बॉल को आप यहाँ तक पहुंचा पाए तो उसको यहाँ से कुछ उसकी चार्जिंग हो जाएगी। और जब आप सांस छोड़ें तो इस बॉल को धीरे धीरे नीचे ले आए, एक आप कितनी एनर्जी ले आए हैं उसमें से। जब ये एनर्जी नीचे पहुंचे, मूलाधार पे पहुंचे, तो ऐसे लगेगा कि इसके पहुंचने से वहां पे एक एक्सप्लोजन हो गया है, और एक जैसे रेड कलर की जेली बन गया हो, इस पॉइंट से लाल रंग की कुछ जेली जैसी चीज बन के निकल पड़ी है, फट पड़ी है, उसको हमको अपने आगे फैल जाने देना है। ऊपर से आप कुछ जैसे बॉम्ब का बटन दबाने पे एक चीज फट जाती है ना, आपने कहीं देखा होगा, छोटा सा बॉम्ब होता है, जब वो फटता है तो बहुत कुछ निकलता है ना वहां से। तो नीचे आते ही कुछ फटा और वो फट के पहले आपके आगे फैल गया, सारे में रेड जेली फैल गई हो जैसे, ऐसा हो गया सांस छोड़ते वक्त। जब आपने छोड़ा तो वो सांस के आपके सामने कुछ बिखर गया। अब जब आपने दोबारा सांस भरना शुरू करना है, तो ये जो सामने बिखरा पड़ा है, इसको उठाते हुए आप फिर पहले उसको उठा के आप मूलाधार पे वापस ले आए, उस मलबे को या जो भी वो है उसको वहां से इकट्ठा करके मूलाधार पे आपने इकट्ठा कर दिया, और आप सांस भरते हुए फिर आपकी बॉल ऊपर चली गई। वो फिर उसका ऊपर कांटेक्ट हुआ, फिर वो एनर्जी लेके आई और सांस छोड़ते वक्त वो नीचे को चलने लगी चलने लगी। जैसे ही वो मूलाधार पे पहुंची, फिर उस तरह का फट के जेली बनी, और इस बार आपने उसको राइट साइड पे बिखरने देना है। पहली बार कहां बिखरी थी? फ्रंट में गिरी। दूसरी बार आपने उसको राइट की तरफ गिरते देना है। तीसरी बार जब आप छोड़ेंगे तो पीछे गिरेगी, और चौथी बार वो आपके लेफ्ट में गिरेगी। ये आपको हिसाब रखना है, फ्रंट राइट बैक एंड लेफ्ट, फ्रंट राइट बैक एंड लेफ्ट। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको 21 बार ये करना है। यानी कुल टोटल मिला के 5 रोटेशन हो जाएंगी, 5 बार ये रोटेट होगा। और जैसे ही 5 बार ये पूरा हो जाए,
तो आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो आप खुद समझ सकते हैं, अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कह दूंगा कि आपको लेट जाना है। लेटना कैसे है? लेफ्ट करवट होके आप लेटेंगे, बाईं करवट आप लेट जाएंगे और अपने घुटनों को मोड़ के अपने पेट के पास ले आएंगे। जो लेफ्ट वाला हाथ है उसको या तो सर के नीचे रख लेंगे या उसको पीठ के पीछे कर लेंगे, क्योंकि आप लेफ्ट करवट लेट रहे हैं। तो या तो हाथ आप अपने लेफ्ट वाला नीचे रख लिया या उसको पीठ पे पीछे कर लिया, और राइट हाथ से आप अपनी आंखें ढक लेंगे। कहने में मुश्किल लग रहा है, जैसे लेफ्ट करवट मजे से सोते हैं आप, आपको लेफ्ट करवट होके सोना है और उसके बाद जो होना है उसको थोड़ी देर आपने एंजॉय करना है। दैट्स ऑल। दोबारा दोहरा देता हूं। पहले तो वो तीनों क्रियाएं करेंगे आप, उसके बाद आपका ध्यान जाएगा आपके मूलाधार पे। सांस भरते वक्त, नाम लेते वक्त आप ऊपर को गए, यहाँ से कुछ करंट आपने अपने ऊपर, ज्यादातर लोगों को अपने ऊपर यहाँ पे गुरु की प्रेजेंस फील होगी, ज्यादातर लोगों को। उससे कुछ आपने शक्ति ग्रहण की, उसको उसका एक जैसे जलती हुई तीली लेके आप नीचे आ गए। जैसे ही वो आपके मूलाधार को टच करेगी ऐसे लगेगा जैसे एक्सप्लोजन हो गया है और एक लाल रंग की जेली आपके सामने फैल गई है। और फिर उसको जेली को उठाते हुए आपको मूलाधार पे छोड़ते हुए दोबारा फिर वापस जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। मूलाधार पे जेली बनी, राइट साइड पे निकल गई, फिर सांस वापस गई, पीछे पहुंच जाएगी छोड़ते वक्त। ये हमको करना है, काम कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ प्रैक्टिस का दिन है। आपसे ठीक होता है, भूल जाते हैं, गलत होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक आपको, आज तो याद करने में मुश्किल आ रही है, कल सब सही हो जाएगा, क्योंकि असली मेडिटेशन हम कल करेंगे, आज सिर्फ अभ्यास है। ठीक है, तो ये हमारे को थोड़ी देर बाद हम करेंगे। थोड़ी सी हमको आज आसन करने हैं। मेन जो आज आपको मैंने आसन सिखाना है वो है कि आप जब मिट्टी में हों, जब आपके पैर जमीन से लगे हों, तो आपको एक खास तरीके से खड़े होना है। वो मैं भी आपको करके बताऊंगा। जब भी आपको ये चिंता ना हो कि कोई मुझे देख रहा होगा, तो आप ये वाले अभ्यास कर लें, तो आपको लाभ होगा जब आपके पैर मिट्टी से लगे हुए हों। तो कुछ और आसन कराऊंगा और एक नहीं 3 तरीके से बताऊंगा कि आप जमीन से ज्यादा चार्ज अपने आप को कैसे कर सकते हैं। 7 मिनट लगा के जल्दी से इनको कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना 1 मिनट में आप पहुंचिए जहाँ पे आप अपने योग मैट पे पहुंच जाइए और वहां से हम इसको शुरू कर। तो अगर आप इसको कर नहीं सकते हैं तो सिर्फ समझ लीजिए, जिनके पास खड़े होने की जगह नहीं है तो उसको समझ लीजिए, ये 3 पॉस्चर्स होते हैं जो आपको कच्ची मिट्टी पे खड़े होके करने होते हैं। पहले वाले में पैर नॉर्मल डिस्टेंस पे थोड़े से घुटने झुका लें, हल्के से घुटने झुक गए। आपके जो हाथ हैं वो अपने साइड पे ऐसे रख लें ताकि आपकी हथेलियां जमीन की तरफ। आपने ऐसे खड़े हो जाना है और विजुलाइज करें कि आपके ऊपर से कोई एनर्जी आ रही है और आपके शरीर से होके जमीन में एंटर कर रही है। एक तो ये पोज आप 1 मिनट के लिए कर लें या जैसे भी आप ठीक समझें। लाभ आपको उसको तब मिलेगा जब आप कच्ची जमीन पे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप सीख रहे हैं, करना आपको इसको अलग से है। पूरा फायदा उठाने के लिए बस इस पोज में आपने जाना है। ये आपका पहला पोज हो गया। दूसरे पोज में पैरों में थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा ली,
थोड़े से पैर फैल गए, हाथ सर के ऊपर चले गए और थोड़ा सा आप झुक गए, हथेलियां आसमान की तरफ हो गई और फिर वही फीलिंग लीजिए कि हाथों से मैं एनर्जी ग्रहण कर रहा हूं और पैरों से वो मेरे जमीन पे जा रही है। आंखें हल्के से बंद रहें और ग्रहण करें। तीसरे में पैरों में काफी डिस्टेंस, जितना आप कर सकें डिस्टेंस ज्यादा, हाथ कंधों के लेवल पे और सामने की तरफ। ये चीजें पैरेलल हो गई पृथ्वी से। ये 3 पोज आपको कच्ची मिट्टी पे या बीच पे या कहीं पर भी, ये आपको कभी भी कर लें। वो जब आप 10 मिनट की 15 मिनट के लिए नंगे पांव हैं तो उसमें 1-1 मिनट इस पे भी अगर आप बिताएंगे तो आप पाएंगे कि अपनी बॉडी को ज्यादा चार्ज करने में आपको मदद। पैरों में काफी डिस्टेंस दे लीजिए, ऐसे आप हो गए हैं, अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ऐसे हो जाएगा कुछ कुछ। थोड़ी देर में मैं आपको इन तीनों पोज की तस्वीर भेज दूंगा। इस वाले पोज को ध्यान से देखिएगा, आपको स्वस्तिक का आकार बनता नजर आएगा अपने शरीर में। स्वस्तिक होती है ना, उस तरह का हमारा आकार बन जाता है। तो ये जो स्वस्तिक वाला हमारे यहाँ बनाते हैं दिवाली पे, ये ऐसी सिर्फ एक डेकोरेशन पीस नहीं होते, उसका पर्पस होता है हमको याद कराने के लिए कि इसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए, वो तो आप जब देखेंगे तब बात हो ही जाएगी। अभी फिलहाल कैमरा ऑफ कर दीजिए। जिनका अपना कमरा है वो कपड़े उतार के, और नहीं है तो जैसे हैं वैसे ही कपड़े पहने हुए ही नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। आइए हम पूरी की पूरी तीनों प्रोसीजर और उसकी मेडिटेशन को शुरू करते हैं। 1 मिनट में अपने आप को तैयार कर लें। शांत बैठें, कमर सीधी, आंखें हल्के से बंद, हाथ या घुटनों पे या गोद में। गहरी सांसें भरें, धीरे धीरे छोड़ें। जब भी सांस छोड़ें तो शरीर की तनाव को बाहर निकाल दें। शरीर को बारीकी से जांचें। शरीर में होने वाले एनर्जी फ्लो में अंतर देखें, उन भागों में जो किसी सरफेस को टच कर रहे हैं और जो टच नहीं कर रहे। अगर कपड़े पहन के कर रहे हैं तो उन भागों में भी अंतर अनुभव करें जो कपड़ों से ढके हुए हैं और जो ढके हुए नहीं। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। माता पिता पूर्वजों का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं और प्रार्थना करें कि अंग संग सहाय रहे।
सांसों पर ध्यान लेकर आएं। जब भी सांस भरें तो नाभि को बाहर की तरफ फुलाएं और जब भी सांस छोड़ें तो नाभि को अंदर की तरफ खींच लें। अब जब सांस भरें तो अपने गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ खींच लें। पूरा अंदर खींचने के बाद लम 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 का उच्चारण करें और जब सांस छोड़ें तो उसको नॉर्मल पोजीशन पर आने दें। फिर 3 बार लम 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 का उच्चारण करें। ये आपको 21 बार करना है। शुरू करें। चाहे किस बार ना भी हुआ हो, अभ्यास बंद कर दें और शांत बैठकर अपने मूलाधार में जो हो रहा है उसको अनुभव करें। अंगूठे गीले करें। इन अंगूठों को अपने कानों में पहुंचाएं। पहली उंगली को, इंडेक्स फिंगर को बंद आंखों की पलकों पर, दूसरी वाली उंगली को नासिकाओं पर, तीसरे को ऊपरी होंठ पर और चौथी उंगली को, छोटी उंगली को नीचे वाले होंठ पर रखें और अनुलोम विलोम करें। यानी बाएं से सांस भरना, दाएं छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं छोड़ना। ये 21 बार करें, जिनको हम कहते हैं 21 आरतियां करें। ये आंतरिक आरती कहलाती है। तो 21 बार ये आरती करें।
अभ्यास बंद करते हैं, चाहे पूरे राउंड ना भी हुए हों। फिर अपने अंदर झांक कर देखें। शांत लेट जाएं, आंखें हल्के से बंद, पैरों में थोड़ा फासला, एरो शेप, हाथ कमर के पास, हथेलियां ऊपर, शरीर से दूर, एरो शेप। गुरु की उपस्थिति अपने पास अनुभव करें, जिस रूप में आपको उसकी आवश्यकता हो, पिता के रूप में, भ्राता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में या प्रभु के रूप में। जिस भी रूप में आप चाहते हैं उसको अपने पास स्थिर करें, आह्वान करें कि आपके पास रहे। प्रार्थना करें कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आप तक गुरु के जरिए पहुंच सके। पांव के तलवों पर ध्यान दीजिए, गुरु के हृदय से 3 सुनहरी सांसें वहां पहुंचाइए, और जब भी सांस छोड़ें तो अपने सारे अंधकार, रोग, तनाव और दर्द को वहां से बाहर निकालें, पांव के तलवों में। अब ध्यान अपने शिन्स के सेंटर पे रखें। 3 सांसें शिन्स के बीचों बीच पहुंचाएं। घुटनों पर, जांघों के बीचों बीच पीछे की तरफ, स्वादिष्ठान यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, मणिपुर यानी नाभि, अनहत यानी हृदय चक्र, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पीछे की तरफ, हथेली के पीछे जहां पर बीच की 2 उंगलियां मिल रही हैं, कोहनी के पीछे, ट्राइसेप्स के बीचों बीच,
विशुद्ध यानी कि गले पर, hinges ऑफ द जॉ, जबड़ा जहां से खुलता बंद होता है उन दो स्पॉट्स पर, आंखों पर, सर के पीछे बिंदु, सहस्त्रार चक्र यानी सर के ऊपर। अभ्यास पूरे शरीर तक लेकर जाएं। 3 सांसें पूरे शरीर में जाके आपके अंदर सुनहरा प्रकाश भर दें और सारे शरीर से अंधकार, रोग, तनाव और दर्द को बाहर निकालें। अभ्यास बंद कर दें, शांत होकर लेटें, जो अंदर हो रहा है उसको महसूस करें। उठकर बैठ जाएं। सीधी कमर करके बैठें। ध्यान को मूलाधार पर रखें। मन में लाल रंग की धारणा लाएं। सांस भरें तो अपने ध्यान को मूलाधार से ऊपर उठाते उठाते सर की तरफ लेकर जाएं। जैसे ही सर पे पहुंचे उसके अंदर एक शक्ति आने दें। सांस छोड़ते वक्त इस शक्ति को नीचे 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 लाते जाएं। जैसे ये मूलाधार पे पहुंचे एक विस्फोट हो और आपके सामने की तरफ एक लाल रंग की जेली जैसी चीज फैल जाए। दोबारा सांस भरने लगें तो इस जेली को उठाकर पहले मूलाधार में पहुंचाएं और फिर शरीर के अंदर होते हुए फिर सर तक पहुंच जाएं। सर से स्पर्श होते ही फिर थोड़ी शक्ति ग्रहण करें। सांस छोड़ते वक्त नीचे लाएं, मूलाधार पर फिर विस्फोट हो और उसको अपने राइट साइड पे वो लाल जेली फैल जाने दें। सांस भरते वक्त इस जेली को दोबारा मूलाधार पे पहुंचाएं और फिर शरीर के अंदर सर की तरफ बढ़ते जाएं। जब वो सर की तरफ पहुंच जाए तो फिर वहां से शक्ति ग्रहण करें। सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। मूलाधार पर आते आते विस्फोट होने दें और उससे निकलने वाली रेड जेली को पीछे फैलने दें। सांस भरना शुरू करें। जेली को उठाकर मूलाधार पर छोड़ें। शरीर के अंदर से ऊपर उठकर सर की तरफ जाएं। सर के ऊपर पहुंचते ही फिर वहां से शक्ति ग्रहण करें। शरीर में नीचे उतरते हुए आए, मूलाधार पे पहुंच के विस्फोट हो और लाल लाल रंग की जेली लेफ्ट साइड पे फैल जाने दें। एक रोटेशन मैंने करा दी, अब आप इस हिसाब से खुद से करें।
अभ्यास बंद कर दें, चाहे पूरे राउंड ना हुए हों। शांत होकर बाईं करवट होकर लेट जाएं, बाईं करवट लेटें। बाएं हाथ को अपने पीठ की तरफ वापस कर लें, घुटनों को मोड़कर पेट के पास कर लें। गर्भ मुद्रा में लेटना है। दाएं यानी ऊपर वाले हाथ से अपनी आंखों को कवर कर लें। शरीर में जो भी चल रहा है उस पर ध्यान दें, खासतौर पर मूलाधार में जो चल रहा है उस पर ध्यान दें। अगर वहां पर आपको तीव्र लाल प्रकाश नजर आता है तो भगवान का धन्यवाद करें। अगर ये प्रकाश पुंज घूमता हुआ नजर आ रहा है तो और भी धन्यवाद करें। उठकर बैठ जाएं, शांत बैठें। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं, धन्यवाद करें। माता पिता पूर्वजों का स्वरूप लाएं, धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप लाएं, धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं, धन्यवाद करें अंग संग सहाय रहने के लिए। उस हर व्यक्ति का रूप लाएं जिसने आपको आज का इस सेशन करने में किसी भी तरह से सहायता की, धन्यवाद करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो। आंखों को कस के बंद करें, ढीली छोड़ दें। दोबारा कस के बंद करें, ढीली छोड़ दें। आखिरी बार कस के बंद करें, ढीली छोड़ दें। हथेलियों को रगड़ के अच्छे से गर्म करें। आंखों पर लगाएं इनको। पूरी तरह से आंखों को ढक लें, उंगलियां माथे पर और आंखें ठीक हथेली के बीचों बीच। अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें। हथेलियों को सहलाएं चेहरे, गर्दन, कंधों, बाजुओं, सीने, पेट और पांव पर, जैसे बच्चे भगवान या गुरु के हाथ हों। दोबारा फिर हथेलियां गर्म करें, आंखों पर लगाएं, आंखें खोलें, बंद करें। हाथों को फिर नीचे लाएं सहलाते हुए चेहरे, गर्दन, कंधे, बाजू, सीना, पेट और पांव पर करुणामय तरीके से, जैसे कोई स्नेह कर रहा हो। आखिरी बार फिर हथेलियां गर्म करें, आंखों पे लगाएं, अंधेरे में आंखें खोलें, दूर फोकस रखें आंखों का, बंद करें आंखों को और फिर हाथों को सहलाएं चेहरे, गर्दन, कंधे, बाजू, सीने, पेट और पांव पे
अब हाथों को गोद में या घुटनों पे रख के जब मन करे धीरे धीरे आंखें खोलें। कैसा अभ्यास रहा? अगर बताना चाहें तो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। कुछ पूछना हो तो भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजें। फोन में उठाने में कई बार मुश्किल हो जाती है दूसरी क्लास की वजह से, लेकिन अगर वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी समस्या का भी हल कर सकूं और आपके कुछ सवाल हों तो उनको जवाब भी दे सकूं। जीते रहिए, कल दोबारा मिलते हैं।